आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। जैसा कि मैंने कहा था, मेरी एक शर्त है और उसे जो भी पूरा करेगा, मैं उससे विवाह कर लूंगी। तो क्या आप सब मेरी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हैं? अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको एक बार कोशिश तो करनी चाहिए ना। जरूर राजकुमारी ने ऐसी शर्त इसलिए रखी है क्योंकि इसके पीछे कुछ राज हो सकता है। अरे नहीं नहीं, मैं पागल थोड़ी हूँ जो जानबूझकर शेर के पिंजरे में कूद जाऊंगा। अरे नहीं। लेकिन फिर भी वह अपना हाथ साधु की तरफ बढ़ा देता है। भोला का हाथ साधु बड़े ध्यान से पढ़ने लगते हैं। वाह, ऐसी लकीरें तो मैंने आज तक सिर्फ राजा महाराजाओं के हाथ में देखी है बेटा। तुम तो बहुत तकदीर वाले हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज? आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरा हाथ देखने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं और आपको लकीर पढ़ना आता ही नहीं। एक गांव में भोला नाम का एक लड़का रहता था। भोला बहुत गरीब था और जब वह केवल 17 वर्ष का था, उसके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। आज तक भोला ने सिर्फ दुख ही झेले थे और उसकी जिंदगी में सब कुछ उल्टा ही होता रहता था। उसके पिता के मरने के बाद में एक दिन निरंजन सेठ ने भोला से कहा, भोला के बच्चे, तेरे पिता ने मुझसे बहुत सा कर्ज लिया था। अब वो तो मुझे कर्ज वापस किए बिना ही ऊपर चला गया। तू बता, मुझे कैसे वापस पैसे लौटाएगा? सेठ जी, आप तो जानते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं किस तरह आपको आपका धन लौटा पाऊंगा? ले देकर बस मेरे पास एक झोपड़ी है जिसमें मैं रहता हूँ। उस पुरानी झोपड़ी का मैं क्या करूँ? अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं तो तुझे उम्र भर मेरे खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी, तभी जाकर तेरा कर्ज चूकेगा, और इसके मैं तुझे पैसे भी नहीं दूंगा। भोला नादान था, इसलिए वह निरंजन सेठ की बात आसानी से मान जाता है। ठीक है सेठ जी, अगर ऐसा करने से मेरा कर्जा माफ हो जाएगा तो मुझे ये शर्त मंजूर है। फिर क्या था, भोला निरंजन सेठ के खेतों में मजदूरी करने लगता है। दिन भर वह मजदूरी करने के बाद निरंजन सेठ भोला को सिर्फ रात का खाना ही देता था, और वह भी सिर्फ 2 सूखी रोटियां। ये ले, इसे खाकर सो जा और कल सुबह जल्दी उठकर फिर से काम पर लग जाना। सुबह पैर पसार कर सोते मत दिखाई देना, वरना तेरी खैर नहीं। जी सेठ जी। यही नहीं, निरंजन सेठ भोला को छोटी छोटी गलतियों पर मारता पीटता भी था, जैसे वह कोई जानवर हो। लेकिन हालातों के आगे भोला मजबूर था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और भोला 25 वर्ष का हो जाता है। एक दिन सुबह सुबह भोला को उठने में जरा सी देरी हो जाती है, तो वह जल्दी से निरंजन सेठ के खेतों की तरफ भागता है। अरे बाप रे, उठने में इतनी देर कैसे हो गई? जल्दी से खेत पहुंचता हूँ, वरना सेठ जी बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। जैसे ही भोला खेत में पहुंचता है, वह देखता है कि निरंजन सेठ लाठी लिए गुस्से में उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें ऐसे देखकर भोला बहुत घबरा जाते हैं। सेठ जी माफ कर दीजिए, सेठ जी उठने में जरा देर हो गई, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। अच्छा, माफ कर दूं? अरे एक बार माफ करूंगा ना तो बार बार यही गलती दोहराएगा। सजा तो तुझे मिलनी ही चाहिए। तू क्या चाहता है? तू घर में आराम करे और मैं खेतों में काम करूं? रुक, अभी बताता हूँ तुझे। इतना कहकर सेठ भोला को बेरहमी से पीटने लगता है। वैसे तो भोला हमेशा ही मार खा लेता था, क्योंकि उसे लगता था कि सेठ जी के अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन आज भोला सेठ जी को जवाब देते हुए कहता है, बस करिए सेठ जी, कितना कितना पीटेंगे? रात में आपने ही तो मुझसे खेतों में देर तक काम करवाया, इसलिए मुझे घर लौटने में देरी हुई थी और इसी वजह से मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाया।
तो भला इसमें मेरी क्या गलती है सेठ जी? सेठ जी भोला का जवाब सुनकर बौखला जाते हैं। तो तू क्या कहना चाहता है भोला? गलती किसकी है, मेरी? अरे तू तो अपने माँ बाप को ही खा गया और अब मेरे टुकड़ों पर पल कर मुझसे ही जवान लड़ाता है। जा निकल जा मेरे खेतों से। जब भूख से मरेगा तब आएगा लौटकर वापस मेरे पास। सेठ की ऐसी कड़वी बातें सुनकर भोला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है सेठ जी, मैं जा रहा हूँ। वह खेत छोड़कर सीधा गांव के बाहर की तरफ भागने लगता है। उसे भी पता नहीं था कि वह कहाँ जा रहा है, मगर भोला सिर्फ उस गांव से दूर जाना चाहता था जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। अब कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगा, चाहे जैसे मुझे अपना गुजारा करना पड़े। यह सब सोचते हुए भोला भूखा प्यासा एक जंगल के पास पहुंच जाता है और वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। लेकिन तभी उसे झाड़ियों के पास से कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे ये आवाज कैसी है? कहीं जंगली जानवर तो नहीं है ऊपर वाले? अगर ऐसा हुआ तब मेरा तो अंत है। जैसे ही भोला झाड़ियों के पास जाता है, वह देखता है कि झाड़ियों के पीछे एक घोड़े का बच्चा था। भोला घोड़े के बच्चे को प्यार से सहलाते हुए कहता है, तो वह तुम थे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था दोस्त। घोड़े का बच्चा भोला के साथ कुछ देर खेलता है और फिर उछलता कूदता हुआ भाग जाता है। लेकिन तभी भोला की नजर सामने पेड़ के नीचे बैठे साधु पर पड़ती है। साधु बैठकर तप कर रहे थे। भोला को ऐसे झाड़ियों के पास खड़ा देखकर साधु मुस्कुरा देते हैं और प्यार से उससे कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ मेरे पास आओ। भोला साधु के बुलाने पर उसके पास जाता है। क्या बात है बेटा, बड़ा परेशान लग रहे हो? हाँ बाबा, परेशान तो हूँ। जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। भूख, प्यास और थकान से शरीर व्याकुल है। अच्छा, तो सबसे पहले तुम उस झोपड़ी के अंदर जाओ, वहाँ कुछ फल रखे होंगे, उन्हें उठा कर लाओ। भोला साधु की बात मान लेता है और झोपड़ी के अंदर से कुछ फल उठा लाता है। साधु उसमें से कुछ फल लेकर बाकी फल भोला को दे देता है। ये कुछ फल मेरे पास रहने दो और बाकी के फल तुम खा लो। लगता है सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। भोला को यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। धन्यवाद बाबा, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था? मैंने तो बस इतना बताया था कि मैं अभी भूखा था। बस यूं ही समझ लो कि मुझे ऊपर वाले ने बताया है। अच्छा, जरा अपना हाथ दिखाना तो बेटा। भोला साधु की बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन फिर भी वह अपना हाथ साधु की तरफ बढ़ा देता है। भोला का हाथ साधु बड़े ध्यान से पढ़ने लगते हैं। वाह, ऐसी लकीरें तो मैंने आज तक सिर्फ राजा महाराजाओं के हाथ में देखी है बेटा। तुम तो बहुत तकदीर वाले हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज? आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरा हाथ देखने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं और आपको लकीर पढ़ना आता ही नहीं। भोला की बात पर साधु मुस्कुरा देते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने आज तक अपना जीवन गरीबी में बिताया है बाबा। मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। जीवन भर उस सेठ ने मुझे मारा पीटा। अरे मेरी किस्मत में तो सिर्फ दर दर की ठोकरें ही लिखी हैं बाबा, और आप कहते हैं मेरी लकीर महाराजाओं जैसी है और मैं बहुत तकदीर वाला हूँ। यह सब सुनकर साधु महाराज मुस्कुरा देते हैं। बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से उत्तर दिशा की तरफ जाना चाहिए और यह फल अपने साथ ले जाओ, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। फिर क्या था, भोला साधु के दिए फल लेकर उत्तर दिशा की तरफ चलने लगता है। शाम होते होते जंगल का रास्ता खत्म हो जाता है और भोला को एक गांव दिखाई देता है।
गांव देखकर भोला को बड़ी खुशी होती है। आखिरकार गांव आ गया। अब मुझे कम से कम जंगली जानवरों के बीच जंगल में नहीं सोना पड़ेगा। इतना डरावना जंगल था। उफ। लेकिन अब मुझे रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। भोला गांव में इधर उधर किसी काम और जगह की तलाश में भटकने लगता है कि तभी उसे वहां पन्नालाल नाम का एक मिठाई वाले की दुकान नजर आती है। पन्नालाल एक बूढ़ा आदमी था और सभी ग्राहकों से बड़े ही प्यार से बात करता था। भोला को देखकर वो उसे कहता है, अरे क्या हुआ बेटा, कौन सी मिठाई चाहिए तुम्हें? तुम यहाँ के तो नहीं लगते हो। जी वो नहीं, मैं इस गांव का नहीं हूँ और मुझे कोई मिठाई नहीं चाहिए। क्या मुझे आपकी दुकान में कुछ काम मिलेगा? बदले में मुझे पैसे नहीं चाहिए। आप बस मुझे आज रात गुजारने के लिए थोड़ी सी जगह दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है, तुम यह सब मिठाई के डब्बे संभालने में मेरी मदद कर दो। मैंने मेरे निकम्मे बेटे धीरज को कितना बुलाया, वह मेरी मदद करने आया ही नहीं। लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गए। आओ बेटा आओ। भोला बड़े मन से पन्नालाल की मदद करने लगता है। पन्नालाल को भी भोला से बात करके बहुत अच्छा लगता है। रात होते ही पन्नालाल भोला को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर सिर्फ पन्नालाल और उसका बेटा धीरज अकेले रहते थे। धीरज की माँ का देहांत बहुत पहले हो गया था। अरे पिताजी, ये किस भिखारी को उठा कर ले आए हैं आप? तमीज से बात करो धीरज, यह भोला है। आज रात यह यहीं रुकेगा। इसने आज मेरी काम में बहुत मदद की है। और तुम क्यों नहीं आए थे दुकान पे? आज कितना काम था मालूम है? अरे वो मैं थोड़ा व्यस्त था पिताजी। हाँ सब जानता हूँ, तू कितना व्यस्त रहा होगा। अरे अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया होगा। खैर ये सब छोड़ो, मैं जल्दी से खाना बना देता हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, खाना मैं बना देता हूँ। आपने मुझे यहाँ रुकने दिया, यही बहुत है। वाकई में तुम खाना बना दोगे? हाँ जरूर। और देखना, आपको मेरे हाथ का खाना ना बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। फिर भोला पन्नालाल और उसके बेटे धीरज के लिए स्वादिष्ट खाना बना देता है। वाह, क्या खुशबू आ रही है। आओ भोला, तुम भी बैठो, हम सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। क्या मैं आपके साथ? हाँ और क्या, आओ। भोला जब यह देखता है कि पन्नालाल उससे इतने प्यार से बात कर रहा था, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उन्हें गले लगा लेता है। क्या हुआ बेटा, ऐसे भावुक क्यों हो रहे हो? बहुत अरसे के बाद किसी ने मुझसे ऐसे प्यार से बात की है, इसलिए मन थोड़ा भावुक हो गया। चलिए अब सब साथ में भोजन करते हैं। इसके बाद वह सब साथ में बैठकर भोजन करने लगते हैं। अगले दिन सुबह सुबह भोला जल्दी उठ जाता है और सबके लिए नाश्ता बना देता है। आज उसे बड़ा अच्छा लग रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो यह उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो। सेठ जी उठ जाइए, मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है और धीरज भैया को भी उठा दीजिएगा। क्या खुशबू है चाय की, वाह। अरे तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया भोला। अरे ऐसे तो सिर्फ मेरी पत्नी ही मुझे नाश्ता बनाकर खिलाया करती थी, तूने तो मुझे उसकी याद दिला दी है। और हाँ, ये क्या सेठ लगा रखा है? एक काम कर, तू मुझे चाचा कहकर बुलाया कर। हाँ। पन्नालाल की यह बात सुनकर भोला को बहुत अच्छा लगता है। वह खुशी से कहता है, ठीक है पन्ना चाचा। अरे धीरज, अरे उठ जा, देख भोला ने कितना अच्छा नाश्ता बनाया है। खुशबू से सारा घर महक उठा है। पन्नालाल के कहने पर धीरज उठ जाता है। तीनों नाश्ता करने बैठे ही थे कि उन्हें बाहर से ढोल की आवाज सुनाई देती है। अरे ये कैसी आवाज है चाचा?
अरे बेटा, लगता है महल के सैनिक गांव वालों के लिए कोई संदेशा लाए होंगे। वही इसी तरह ढोल बजाकर सबको बुलाते हैं। चलो हम भी चल। पन्नालाल और भोला बाहर जाकर देखते हैं तो वाकई महाराज के महल के कुछ सैनिक जोर जोर से ढोल बजाकर सबको बुला रहे थे। जब सब गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं तो एक सैनिक बोलता है, सुनो गांव वालों, राजकुमारी सुमित्रा अपने विवाह के लिए उचित वर ढूंढ रही हैं। जो भी गांव वाला उनकी शर्त पूरी करेगा, महाराज उसका विवाह राजकुमारी सुमित्रा से करवा देंगे और राज्य भी उसी को सौंप दिया जाएगा। आप में से जो भी राजकुमारी सुमित्रा की शर्त को पूरा करना चाहते हैं, वह कल सुबह महल में पहुंच जाइएगा। सैनिक की एक ऐसी बात सुनकर गांव वालों में अफरा तफरी ही फैल जाती है। कई नौजवान राजकुमार बनने की लालच में राजकुमारी की शर्त पूरी करने का फैसला कर लेते हैं, जबकि उन्हें यह तक नहीं पता था कि राजकुमारी की शर्त क्या थी। बताओ, सभी लोग अब राजकुमारी की शर्तों को पूरा करने का सपना देख रहे हैं। ना जाने वो कौन खुशनसीब होगा जिसकी तकदीर बदल जाएगी। धीरज, अरे क्यों ना तू कल महल में जाकर एक बार अपनी किस्मत आजमा ले। हालांकि बहुत मुश्किल है, पर क्या पता रानी तुझे पसंद ही कर ले। अरे ठीक है पिताजी, मैं कल चला जाऊंगा। अरे क्या मालूम, राजकुमारी मुझे देखते ही शर्त वर्त सब भूल जाए और मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाए। उनका मुझ जैसे नौजवान पर फिदा होना कोई बड़ी बात तो नहीं है। ख्याली पुलाव पकाना तो कोई तुमसे सीखे बेटा। असल जीवन में बिना कठिन परिश्रम के हमें कुछ भी नहीं मिलता है। हाँ जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा चाचा। मैंने भी जीवन में यही सीखा है। हाँ तो भोला, तुम भी कल इसके साथ महल चले जाना। क्या पता तुम्हारा भी भाग्य चमक जाए या फिर तुम्हें वहाँ कोई नौकरी मिल जाए। हाँ चाचा, मुझे अपनी किस्मत पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कहाँ राजकुमारी और कहाँ मैं। लेकिन हाँ, शायद मुझे वहाँ कोई नौकरी जरूर मिल जाए। अगले दिन भोला धीरज के साथ महल जाने के लिए निकल जाता है। वह देखता है कि गांव के कई लोग महल की तरफ जा रहे थे, क्योंकि सबके मन में राजकुमारी से विवाह करने की लालच थी। देख रहे हो भोला भाई, इतनी भीड़ यह कहानी शहडोल नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां राजू नाम का एक बहुत सीधा साधा और ईमानदार किसान अपनी पत्नी निर्मला के साथ रहता था। राजू की हालात बहुत खराब थी। वह गांव के बड़े बड़े जमींदारों के खेत में मेहनत मजदूरी करता था। राजू कभी किसी के खेत में काम करता था तो कभी कभी किसी के घर पर जाकर साफ सफाई का काम भी करता था, ताकि उसके घर का खर्चा अच्छे से चल सके। राजू इतनी मेहनत करता था, पर फिर भी उसके पास इतने पैसे नहीं बच पाते थे कि वह अपने और अपने पत्नी के लिए अच्छे से 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम कर सके। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी हालात और खराब होती गई। निर्मला, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें भी इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं जैसी भी हूँ बहुत खुश हूँ। नहीं निर्मला, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है।